आपने कहीं मेंशन किया था कि जो इन्वायरमेंटल एक्ट है पंजाब का, उसमें जो एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड्स हैं, उसको हैज़ार्डस समझा ही नहीं जाता। जब हम मालियाती कवानीन बना रहे थे 90 की दहाई के अंदर, को कानून में हैज़ार्डस सब्सटेंसेस कहते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स को निकाल दिया गया। जो पाकिस्तान के अंदर जो हैज़ार्डस सब्सटेंसेस हैं, एसिड्स, एक्सप्लोसिव्स, इस तरह की चीज़, उनके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। वो लाइसेंस EPA से मिलता है। मैं समझता हूँ हमारा माहौलियाती कानून एक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का कानून बन गया है, उसमें एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स आती नहीं। 19वीं सदी की एक कानून अभी भी पाकिस्तान के कवानीन में शामिल है, ईज़मेंट्स एक्ट। ये अंग्रेज़ हमें छोड़ के गए थे कि अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, उस पे दरख्त हो तो आपकी मलकियत, अगर उस ज़मीन के नीचे पानी हो तो वो पानी भी आपकी मलकियत। और ये नेस्ले जो है 100 साल बाद अपनी इंटरनेशनल लेवल पे पहली प्योर लाइफ की फैक्ट्री पाकिस्तान में इसीलिए लगा सका। हमारे पानी के मसले मसाइल कुछ और हैं, और इस वक्त 21वीं सदी में ये कहना कि पीने का पानी के जो मालकीन हैं वो सिर्फ ज़मींदार लोग हैं। लॉज बिकम आउटडेटेड एज द एनवायरनमेंट लॉ हैज़ आल्सो बिकम आउटडेटेड। स्मोक का जो मसला है लाहौर का। दरख्त लगाएं। मैं तो कहता हूँ आप अल्लाह का काम कर रहे होंगे अगर आप दरख्त लगाते हैं। दे आर ब्यूटीफुल। अगर ये आप सोचते हैं या सोच रखते हैं कि एक दरख्त लगाने के नतीजे से सल्फ़र डाइऑक्साइड या ओजोन या लेड पोल्यूशन जो है वो कम हो सकती है, तो आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। और जो लाहौर की स्टडी थी 2020 की, सिर्फ 1 साल की उन्होंने स्टडी की थी, उसमें तकरीबन 60% सालाना तौर पे हवाई आलूदगी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। दिस इज़ नॉट ए लाहौर सीजनल क्रॉप बेस्ड प्रॉब्लम, दिस इज़ ए ईयर लॉन्ग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, रीजनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। कि एक तरफ आप भी कोशिश कर रहे हैं कि भई माहौल को बचाओ, लाहौर को बचाओ, और जिन्हें आप कह रहे हैं वो आप ही के सामने 1 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो उन्होंने बिल्कुल दरिया के ऊपर जो है वो शराफिया को दे दी है कि यहाँ आप प्रॉपर्टी बनाएँ और उसको बेचें। देखिए, रूड़ा पंजाब असेंबली के एक कानून का बच्चा है। इट्स नॉट द प्रोजेक्ट ऑफ द LDA। लास्ट क्वेश्चन, मॉडल टाउन और बैरिया टाउन। नाइदर, बिकॉज़ अच्छा, मॉडल टाउन से तो मसला शुरू हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ अलाइन की नई एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अफनान। आज हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटलिस्ट राफ़े आलम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाईजान, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, क्यों आपको ये ख़्याल आया कि आप एनवायरमेंटलिस्ट बने और आपका ये सफ़र जो है वो कितने जो है वो दुश्वार रास्तों से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा है? वकालत जॉइन करने के चंद साल बाद मुझे एहसास हो गया था इस मुल्क में बैंकिंग और टैक्स के बहुत ज़्यादा वकील हैं, और अगर लाइन में लगना हो तो लाइन काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो किसी सीनियर ने उस वक़्त मशवरा दिया था कि आप किसी चीज़ में फ़ोकस कर लें, स्पेशलाइज़ कर लें। तो उस वक़्त एनवायरमेंटल ये या माहौलियाती कानून पहली दफ़ा देखा था, और समझा कि यहाँ हम शायद कोई स्पेशलाइज़ेशन कर सकें, और सही। तकरीबन 15 साल हो गए, आई हैवंट लुक्ड बैक। अच्छा। लॉ से आपने शुरू किया, तो आते हैं आपके मतलब उस मौज़ू पे। एनवायरमेंटल लॉ है। सर, जो हमारे एनवायरमेंटल लॉज़ हैं वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को देख के बनाए गए हैं, ठीक? और आपने कहीं मेंशन किया था कि जो एनवायरमेंटल एक्ट है पंजाब का, उसमें जो एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड्स हैं, उसको हैज़ार्डस समझा ही नहीं जाता। तो ये जो हमारे लॉज़ के मसाइल हैं और उसके नतीजे में जो हमारा क्लाइमेट पे जो असरात पड़ रहे हैं और फिर ओवरऑल जो ग्लोबल वार्मिंग और जो चीज़ें हो रही हैं, उसको आप फिर कैसे देखते हैं? देखिए, कानून जब बनते हैं, क्या कहते हैं, मैं आपको कह सकता हूँ अच्छी नीयत से बनते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन इस्तेमाल उनका स्पेशली ओवर टाइम कुछ ऐसा होता है कि नए ऐसे मनाज़र आते हैं जहाँ कानून शायद उनके लिए दुरुस्त ना हो, और ऐसा ही फिर हुआ है जब हम मालियाती कवानीन बना रहे थे 90 की दहाई के अंदर। तो जो हम जिसको कानून में हैज़ार्डस सब्सटेंसेस कहते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स को निकाल दिया गया। जो पाकिस्तान के अंदर जो हैज़ार्डस सब्सटेंसेस हैं, एसिड्स, एक्सप्लोसिव्स, इस तरह की चीज़, उनके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। वो लाइसेंस EPA से मिलता है रूल्स और रेगुलेशंस के तहत। मगर पेस्टिसाइड्स को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था, और इसके नतीजे में मैं समझता हूँ हमारा माहौलियाती कानून एक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का कानून बन गया है। उसमें एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स आती नहीं। बट देन अगेन उस ज़माने में पाकिस्तान में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा मौजू था, अभी भी है, लेकिन नॉट एज़ लार्ज। अब मेरा ख़्याल एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर आउटपुट हमारी GDP का 18-20% ही निकलता है, उससे ज़्यादा नहीं। सो द लॉ इज़ चेंज्ड, बट इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप देखें 19वीं सदी की एक कानून अभी भी पाकिस्तान के कवानीन में शामिल है, ईज़मेंट्स एक्ट। ये अंग्रेज़ हमें छोड़ के गए थे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ ईज़मेंट्स एक्ट।
1800 तकरीबन 1880 की दहाई का कानून है। मतलब बहुत से कवानीन के साथ वो भी एक जो है वो जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप ज़मीन के मालिक हैं, उस ज़मीन के साथ कोई कुदरती चीज़ अगर जुड़ी हुई हो, दरख्त हो, तो वो आपकी मलकियत होती है। अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, उस पे दरख्त हो, तो आपकी मलकियत। अगर उस ज़मीन के नीचे पानी हो, तो वो पानी भी आपकी मलकियत। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए नेस्ले जो है 100 साल बाद अपनी इंटरनेशनल लेवल पे पहली प्योर लाइफ की फैक्ट्री पाकिस्तान में इसीलिए लगा सका कि वो फैक्ट्री की ज़मीन के मालिक थे और वो लोग निकालते हैं अब वो 22-20 करोड़ लीटर पानी शेखुपुरा से हर साल और उसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब या डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा को ज़ीरो मिलता है बिकॉज़ हमारा कानून उस ज़माने का बना हुआ है। आजकल मुश्किलात कुछ और किस्म की हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं कानून के अंदर अनफॉर्चुनेटली। नहीं तो सर वो तो कह सकते हैं ना कि हमें तो ये फिर अंग्रेज़ दे के गए हैं ये ज़मीन, ये पानी। बिल्कुल, वो कानून और बिल्कुल। कानून के पीछे जो सोच थी, वो अंग्रेज़ छोड़ के गए हैं। लेकिन देखें ब जो इंग्लिस्तान का रक़बा है, वो हमारे राजस्थान और चोलिस्तान डेज़र्ट से कम है। अच्छा। देख लें हुँ। और इंग्लैंड में अगर आपको पानी नहीं मिलता, आप 10 मिनट ठहर जाएँ, वहाँ बारिश होती रहती है। यहाँ ऐसे इलाके हैं, जैसे मैंने कहा, यहाँ ऐसे डेज़र्ट एरियाज़ हैं, जो कि पूरे ब्रिटानिया से बड़े हैं। हमारे पानी के मसले मसाइल कुछ और हैं और इस वक़्त 21वीं सदी में ये कहना कि पीने का पानी के जो मालकीन हैं, वो सिर्फ़ ज़मींदार लोग हैं। बिकॉज़ ड्रिंकिंग वाटर कम्स फ्रॉम द ग्राउंड। अगर आप कह रहे हैं 21वीं सदी में कि जिन लोगों का हक पीने के पानी पे है, वो सिर्फ़ उन ज़मीन के मालिक हैं, तो ये 21वीं सदी की सोच नहीं है। So laws become outdated as the environment law has also become outdated. बिल्कुल। अच्छा सर आपने कल देखा है कि लाहौर में बहुत शदीद जो है वो आंधी आई है। लेकिन हमारे यहाँ सर्दियों के मौसम में यूँ लगता है कि ये आंधी मुसलसल रहती है यानी स्मोक का जो मसला है लाहौर का। अब स्मोक आ गई ठीक है, अब लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि दरख्त लगाने चाहिए। हुँ, कुछ का ख़्याल है कि नहीं ये जो गाड़ियों का जो पेट्रोल है जैसे कि आप भी किसी जगह बता रहे थे कि हम यूरो 2 तक भी रिफाइनरी जो है हमारी वो नहीं देती पेट्रोल हमें, उससे बेहतर हो सकता है। हुँ, हुँ। तो किसकी मानी जाए मतलब आपकी माने या जो लोग कहते हैं दरख्त लगाएँ सिर्फ़ उनकी माने या ये दोनों काम करने की ज़रूरत है कि पेट्रोल को भी देखा जाए और दरख्त लगवाने देखिए दरख्त खूबसूरत चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें हैं, मैं दरख्तों को बहुत पसंद दरख्त लगाएँ। मैं तो कहता हूँ आप अल्लाह का काम कर रहे होंगे अगर अगर आप दरख्त लगाते हैं। दे आर ब्यूटीफुल मगर अगर ये आप सोचते हैं या सोच रखते हैं कि एक दरख्त लगाने के नतीजे से सल्फ़र डाइऑक्साइड या ओज़ोन या लेड पॉल्यूशन जो है वो कम हो सकती है, तो आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। एक खूबसूरत चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा-सा मुश्किल कर देती है, मगर इट कांट प्यूरिफाई एयर। हवा को साफ़ करने के लिए सबसे पहले हवाई आलूदगी को समझना है और हवाई आलूदगी को समझने के लिए इस वक़्त पिछले 10-15 साल में चंद ही रिपोर्ट्स हैं, 3-4 हैं, गिन सकता हूँ। एक हमारे महकमा ज़राए पंजाब ने 2018 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइज़ेशन के साथ बैठ के एक आर स्मॉग रिपोर्ट बनाई। एंड आरस्मॉग रिपोर्ट में लिखा हुआ है तकरीबन 45% सालाना तौर पे जो हवाई आलूदगी फैलती है पंजाब में, वो गाड़ियों के धुएँ से फैलती है। 2023 में पंजाब का एक महकमा है अर्बन यूनिट, उन्होंने 2 स्टडीज़ निकाली थी। एक पंजाब की तारीखी स्टडी 1990 से 2020 तक हवाई आलूदगी की और लाहौर की एक स्टडी। पंजाब की स्टडी में अबाउट द सेम 45% केम फ्रॉम ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन और जो लाहौर की स्टडी थी 2020 की, सिर्फ़ 1 साल की उन्होंने स्टडी की थी। उसमें तकरीबन 60% सालाना तौर पे हवाई आलूदगी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आ रही थी। उफ़! सो डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट यू रीड पंजाब की हो, लाहौर की हो, ये गाड़ियों की पॉल्यूशन इज़ द मोस्ट सीरियस कॉज़। मगर हवाई आलूदगी को इससे आगे भी समझे ना, इन रिपोर्ट्स में ये लिखा हुआ है कि गाड़ियों के धुएँ के बाद ये सनती पैदावार और बिजली की पैदावार से तकरीबन ये आप समझ लें 40% और सालाना तौर पे हवाई आलूदगी मिलती है। सो बिटवीन कार्स, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस आपकी 80% जो है हवाई आलूदगी निकलती है। अब अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं, तो दरख्त लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक कि आप सनदी आलूदगी को काबू ना करें, जब तक कि आप जो हमारी बिजली की पैदावार है फर्नेस ऑयल, कोयले से हटा के रिन्यूएबल्स पे ले आएँ और जब तक कि आप पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीज़ल बेहतर ना फ़राहम करें, आप हवाई आलूदगी के बारे में कुछ कर नहीं सकते, जितने मर्ज़ी दरख्त लगाएँ। बिल्कुल। अ, मतलब आप कुछ स्टेट को भी इसमें ज़िम्मेदार समझते हैं। ज़ाहिर है कि रिफाइनरीज़ और पेट्रोल साफ़
प्रोवाइड करना इनको मैं इस लिहाज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ पंजाब हुकूमत स्पेशली, और मैं पिछली हुकूमतें, मौजूदा नहीं, पिछली हुकूमतें हम पिछले ज़ाहिर है। 10 साल से देख रहे हैं कि वो मसले को सही तरह समझ नहीं है। वो जो हवाई आलूदगी है वो एक के लाहौर तक और सर्दियों के मौसम का मसला, और वो भी हिंदुस्तान में जो क्रॉप बर्निंग होती है उसके नतीजे से हवाई, अगर हम मसले को इस तरह मिसडायग्नोज करेंगे तो हम उसका हल कभी नहीं निकाल सकेंगे। दिस इज़ नॉट ए लाहौर सीजनल क्रॉप बेस्ड प्रॉब्लम, दिस इज़ ए ईयर लॉन्ग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, रीजनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, और जब तक कि हम इस मसले को उस उन आँखों से नहीं देखेंगे, हम इसका हल नहीं निकाल सकेंगे। सही। अच्छा सर, आपने अर्बनाइज़ेशन का ज़िक्र किया, लाहौर का ज़िक्र किया, तो मतलब लाहौर के साथ जो सलूक हुआ है, जितने ज़ख्म जो है वो इस शहर को लगे हैं इस सूरत में, जो माहौल के साथ जो हुआ है लाहौर के, उसमें तो मतलब गुफ्तगू बहुत लंबी हो सकती है। तो अभी हम जो एक बॉइलिंग टॉपिक है आजकल वो है रूडा। कोई तकरीबन 1 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो उन्होंने, मतलब सीधी-सी बात है, वो अशराफिया के लिए वक़्फ़ की है उन्होंने, और रावी के साथ जो सलूक होगा, तो उसमें आप क्या मतलब देखते हैं कि एक तरफ आप जो कोशिश कर रहे हैं कि भई माहौल को बचाओ, लाहौर को बचाओ, और जिन्हें आप कह रहे हैं वो आप ही के सामने 1 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो उन्होंने बिल्कुल दरिया के ऊपर जो है वो शराफिया को दे दी है कि यहाँ आप प्रॉपर्टी बनाएँ और उसको बेचें। देखें, पिछले अब 20 सालों से प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 इंडस्ट्री चल रही है। सबसे ज़्यादा पैसे आप यहाँ लगा सकते हैं। और जो फिर पाकिस्तान में बड़ी-बड़ी पार्टियाँ, एक ज़माने में स्टॉक एक्सचेंज भी चली थी, एक ज़माने में और भी इंडस्ट्रीज़ थी इधर-उधर की, और बड़े-बड़े सेठ आकर फिट हो जाते थे, और यही हमने प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर देखा है कि पिछले 20 साल के अंदर जो पार्टियाँ अंदर आई हैं, उन्होंने जितने पैसे कमाए हैं, अरबों रुपए कमाए हैं, और कौन-कौन सा नुकसान उन्होंने किया है, वो भी हम तारीखी तौर पे अब देख सकते हैं। 20 साल हो चुके हैं। देयर इज़ नथिंग मोर डेवास्टेटिंग टू द अर्बन एनवायरनमेंट देन प्राइवेट रियल प्रॉपर्टी एस्टेट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट रियल बिल्कुल। एस्टेट डेवलपमेंट। वो एनवायरनमेंट को देखते ही नहीं। वो सिर्फ़ अपना मुनाफ़ा देखते हैं। उनके पास ज़मीन तो आप समझिए तकरीबन मुफ़्त ही है। ज़ेर ज़मीन जो शहरों के इर्द-गिर्द ज़मीन होती है, वो आपको सस्ते दाम मिल सकती है। और वो अशरफिया के लिए ही है, बिकॉज़ वहाँ तक पहुँचना भी आपको सिर्फ़ गाड़ी के बगैर आप वहाँ पहुँच भी नहीं सकते, और यही हाल कराची में है। जहाँ डीएचए बन रहा है और बहरिया टाउन बन रहा है, वो कराची के बाहर बन रहा है। आप बिल्कुल, इसी तरह इस्लामाबाद पिंडी में देखें, अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जाएँ रिंग रोड पे, तो मेरा ख़्याल चक्री के बाद इस्लामाबाद के साइन शुरू हो जाते हैं, सड़कें नज़र आ जाती है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट नज़र आनी शुरू हो जाती है। एंड ये इतना मुनाफ़ा और इतनी फिर सियासी क़ुव्वत इनके पास पहुँच गई है कि हमारे शहर के डिज़ाइन जो हैं, अब प्रॉपर्टी डेवलपर बताते हैं कि जी शहर किस तरह चलेगा। बिल्कुल। बिकॉज़ कमाल की बात है कि मैं अपने घर से, और मेरा घर लाहौर के माल रोड पे, मैं अपने घर से लेक सिटी या कसूर या डीएचए जा सकता हूँ, मुझे सिर्फ़ एक सिग्नल पड़ेगा। इन प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने पूरे हमारे शहरों को सिग्नल फ्री कर दिए हैं, ताकि लोग इनकी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स तक 15-20 मिनट तक पहुंच सके। ये जो ओवरपास, अंडरपास सड़कें बड़ी हो रही हैं, जिनके नतीजे में गाड़ियां जाती हैं और हमारी हवाई आलूदगी फैलती है, इनका सिर्फ एक मकसद है, इन प्रॉपर्टी डेवलपर्स की प्रॉपर्टी प्राइसेस को मेंटेन रखना। बिकॉज अगर वहाँ 1.5 घंटा लगे पहुँचने में, कोई भी तो नहीं आप जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। कोई घर ही नहीं सो खरीदेगा। दिस इज़ हाउ एंड सो इफेक्टिव इज़ द डिज़ाइन। आप कराची, इस्लामाबाद में आपको सिग्नल फ्री मिलने शुरू हो जाएँगे, और वो आपको पेरी अर्बन एरियाज़ तक लेकर जा रही है। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे देख लें, अब मलीर भी बना रहे हैं, और इस्लामाबाद में तो अब बन चुका है। आप अगर आप डीएचए या बहरिया इस्लामाबाद जाना चाहें, तो पिंडी के दरमियान से चकलाला कंटोनमेंट के दरमियान से सिग्नल फ्री आप वहाँ पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, दैट इज़ द कंट्रोल दैट दीज़ पीपल हैव ओवर अर्बन एरियाज़, एंड कानून साज़ी के बगैर इनको रोका नहीं जा सकता। और कानून साज़ी भी क्या हो रही है, सारे मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं। रूडा जो बना है, रूडा पंजाब असेंबली के एक कानून का बच्चा है। इट्स नॉट द प्रोजेक्ट ऑफ द एलडीए। हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे थे, नुमाइंदे उन्होंने कानून साज़ी के साथ एक इदारा बनाया है, जो कि उन्होंने ज़िम्मेदारी इस इदारे को दी है कि रावी के इर्द-गिर्द 1 लाख एकड़ को डेवलप किया जाए। अच्छा, मैं समझता हूँ 1 लाख एकड़ को आप डेवलप भी कर सकते हैं। मगर ये देखिएगा कि अगर आप लाहौर की आबादी को दुगना देखना चाह रहे हैं, और दुगनी ही होगी मेरा ख़्याल 20-30 साल के अंदर। अगर आप लाहौर की आबादी को डीएचए या बैरिया टाउन जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ की बुनियाद पे बनाएँगे, तो आपको तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर इज़ाफ़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। लो
क्या कहते हैं, लो डेंसिटी अर्बन प्लानिंग विल रिक्वायर अबाउट 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड। इस वक्त लाहौर का मौजूदा रकबा जो है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर नहीं है। तो इसी इसी टेम्पलेट पे अगर आप शहर को या इसकी आबादी को दुगना करेंगे, आपको ज़मीन इतनी लेनी पड़ेगी और वो ज़मीन एक्वायर होगी और वहाँ पे सड़कें बनानी पड़ेंगी, फिर आपको यूटिलिटीज़ खींचनी पड़ेंगी और उस पे पैसे लगते हैं और वो पैसे हमारे टैक्सेस से आते हैं। सो पुअर पीपल विल सब्सिडाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलीट होम्स और ये फिर अशरफिया को बेची जाएंगी। मगर अगर आप मिड डेंसिटी हाउसिंग करें, जहां आप 4 से 5 मंजिला अपार्टमेंट, जो कि मेरा ख्याल कोई गैर चीज़ नहीं है, अंदरून के अंदर भी 4 मंजिला घर आपको मिल जाते हैं। अगर उस बुनियाद पे आप शहर एक बनाएं तो आप लाहौर की आबादी को डबल कर सकते हैं 300 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अंदर। अमेज़िंग, अमेज़िंग। तो देखें, 1700 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन आप बचा सकते बचा लेंगे। हैं। उसमें लैंड एक्विजिशन कॉस्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, वो भी आप बचा सकते हैं। हाई डेंसिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो सकती है, बिकॉज लोग ज़्यादा रहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफेक्टिव हो जाती है, तो आपकी एयर पोल्यूशन भी बेहतर हो सकती है। देखिए, पंजाब असेंबली ने रूडा को एक जिम्मेदारी दी है। अब वो जिम्मेदारी पूरी जो कर रहे हैं वो सिर्फ अमीर लोगों के फायदे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। दे कुड डू इट फॉर ऑल ऑफ लाहौर, बट दैट्स जस्ट, यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक इन प्लान सिटीज। अच्छा, ये भी रूडा में ही वो प्लान में ये भी चीज़ शामिल है कि वो रावी का पानी वगैरह साफ़ करेंगे। तो लेकिन आप की मैं गुफ्तगू पानी सुन नहीं है। रहा था, पानी नहीं है लाहौर में नहीं, मतलब रावी रावी में में पानी नहीं है। वो सिंतास माहदे के तहत हमने रावी का पानी हिंदुस्तान को दे दिया था। उन्होंने 2006 या बिल्कुल। 8 के अंदर 3 डैम खत्म करके वहाँ से सारा पानी अब वो इंदिरा गांधी कनाल में जाता है, हिमाचल जाता है, पंजाब जाता है, राजस्थान जाता है, वो पाकिस्तान तक आता नहीं है। लेकिन वो जो एक वाटर ट्रीटमेंट का जो एक मंसूबा है, उसमें कहीं आप ज़िक्र कर रहे थे कि वो वही नाला जहाँ बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ और वो है, और जो बारी दोआब है, वो फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला से जब रावी में आएगा पानी तो वो फिर गंदा हो जाएगा। हम्म। तो मतलब इतने पैसे लगा के तो उससे निकलेगा फिर भी कुछ नहीं। देखें, जैसे आपने कहा और मैंने इत्तेफाक किया, रूडा जैसे प्रोजेक्ट अशरफिया के लिए बनते हैं और मुनाफे के लिए बनते हैं। ये कोई कुदरती असासों को बनाने के लिए नहीं हुँ। बनते। अगर हम इनकी बातें सुने, इनकी मार्केटिंग सुने, तो किस शहर ने कभी पानी को साफ किया है? ऐसी चीज़ें होती ही नहीं हैं। मगर वी बिलीव एवरीथिंग वी रीड, आई सपोज़। अ, चले अगर ओवरऑल हम देखें पूरे एनवायरनमेंट को लाहौर के या मतलब पाकिस्तान का ये जो क्लाइमेट चेंज है, तो आपने जब लोगों से गुफ्तगू की है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, तो आपको क्या लगा है कि मतलब वो अवेयर हैं ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट के बारे में जो उनको होना चाहिए? चलो इम्प्लीमेंटेशन में तो चलो स्टेट भी इन्वॉल्व होती है ना, वो अगर नहीं कर रही, तो लोग जो हैं वो समझते हैं कि उनकी क्या ज़िम्मेदारी है और वो उसे पूरी लोगों कर को रहे हैं? एहसास है कि एक चीज़ ग्लोबल वार्मिंग है, मौसमी तब्दीली। उन्होंने खुद अपनी आँखों से शायद देखी हो। फ्लड्स इतने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर पिछले 10-15 साल के अंदर। अम, मगर अब हीट वेव्स भी शुरू हो रहे हैं। हीट वेव्स के नतीजे में खुराक की पैदावार पे भी जो कमी आएगी, वो भी हमें महसूस होगा। लोगों को पता है थोड़ा-सा, लेकिन उनको इंतहा का नहीं पता। हुँ। जैसे कि अब मैं समझता हूँ, आज से 3-4 साल में जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएँगे, शहरों के अंदर जो लोग सड़कों पे काम करते हैं, उनके लिए गर्मियाँ जो हैं वो गुज़री नहीं जाएँगी। टेम्परेचर इतने बढ़ जाएँगे और अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट भी है। तो जब तक कि इन लोगों के पास बिजली ना हो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, हीट वेव का शिकार बन सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ आइंदा आने वाले सालों के अंदर बुनियादी हकूक़ हमारे जो हैं, जिसमें ज़िंदगी का बुनियादी हक जो है, उसमें बिजली शामिल होनी पड़ेगी हीट वेव से बचने के लिए। सही, यानी सही। कि सरकार को फ़राहम करने के लिए भी, आप देखें, इस तरह की गर्मी में पंखे से भी काम नहीं चल सकता। बिल्कुल। ह्यूमिडिटी इतनी हो जाएगी, अगर बारिश होगी, यू विल हैव वेट बल्ब टेम्परेचर्स, लोग 35-36 सेंटीग्रेड पे मरना शुरू हो जाएँगे, जब तक कि उनके पास एयर कंडीशनर ना हो। और यहाँ ये हाल है कि 2 साल पहले जब हुकूमत पंजाब ने बिजली को सब्सिडाइज़ करने की कोशिश की हमें, और वो क्यों? ताकि गरीब लोग बिजली तक पहुँच सकें। और हुआ क्या हुआ? आईएमएफ ने कहा कि हम किस्त नहीं देंगे। ना किस्त नहीं देंगे अगर आप बिजली को सब्सिडाइज़ करें। तो ये मुश्किल वक़्त गुज़र रहे हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए और पाकिस्तानियों जैसे कौमों के लिए, बिकॉज़ मौसमी तब्दीली जो है वो रुकने नहीं वाली। अगर आप समझते हैं कि ये आपकी तारीख़ में सबसे गर्म मई-जून गुज़र रहा है,
तो देन दिस ओनली द कूलेस्ट मई जून ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगले साल इससे भी गर्म होगा, उससे अगले साल इससे भी गर्म होगा, उससे अगले साल इससे भी गर्म होगा। अच्छा सर, कुछ मतलब हमने कुछ थोड़ी बहुत बैशिंग भी की है जो स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन एक और बात भी है, वो ये कि हम जो ग्रीन हाउसेस जो गैसेज़ हैं, उसका लेस देन 1% रिलीज़ करते हैं। हुँ। और चाइना, यूके, यूएस वो 20-20%, 15-15% जो है वो सोचें, रिलीज़ कर बिल्कुल। और हम 5th वल्नरेबल कंट्री हैं जो कि सोचें, सोचें। ये देखें, अ, बड़े ममालिक किस तरह बने हैं। तारीख़ी तौर पे सारों ने, ये अंग्रेज़ लोग जो हैं, ये कुछ 400 साल पहले इन्होंने किश्तियाँ लगाकर हमारी तरफ आए, हमारे असासे लूटे। एक्चुअली अंग्रेज़ी में लूट का अल्फ़ाज़ जो है, वो हिंदुस्तान से निकला था। यहाँ जो लूटिंग हुई थी, जितनी ज़्यादा यहाँ चोरी हुई थी, इंग्लैंड में उसको लूट बुलाया करते थे। वो अल्फ़ाज़ हिंदी का है, इंग्लिश अच्छा, में इस्तेमाल होता है। अमेज़िंग। ये कॉलोनियलिस्ट्स ने आकर वसाइल हमारे चोरी किए, लोगों को मारा और अपनी जेबें भरी। और कौन सी असासे लेकर जा रहे थे? ज़्यादातर कोयला और तेल। और उस कोयले और तेल को जलाकर ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करके अपनी जेबों में उन्होंने पैसे डाले हैं। और इसका बिल पाकिस्तानी जैसे लोग, दुनिया में जो गरीब लोग हैं, उसका बिल दे रहे हैं। जब बारिश होती है, जब हीट वेव पड़ता है, तो अमीर शख्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ही इज़ रेज़िलिएंट, उसके एसी-शेसी लगे होते हैं, छत होती है घर के ऊपर, बंदा बच जाता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो अक्सरियत में हैं पूरी दुनिया में, वो उनको नुकसान पड़ रहा है। पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्मॉल ग्रीन हाउस गैस एमिटर, आई एग्री, बट मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड इज़ अंडर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जो और यहाँ वो डिबेट चेंज हो जाती है ना, लोग समझते हैं कि दरख्त लगाने से ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कुछ हो सकता है। जब तक कि ये बड़े मुल्क अपनी आदतें ना चेंज करें, तब्दील करें और अपने ग्रीन हाउस गैस की पैदावार को काबू ना करें, ये मसला हल नहीं हो सकता। और अगर ये मसला नहीं हल होगा, अगले 100 150 साल के अंदर हिंदू का हिमालयन ये काराकोरम माउंटेन रेंज पे जो बर्फ़ है पिघल जाएगी, नॉर्थ साउथ पोल पे बर्फ़ पिघल जाएगी। जो भी बड़े-बड़े शहर दुनिया में हैं समुंदर के किनारे, वो फ्लडिंग का शिकार हो जाएँगे। दुनिया में हीट वेव्स के नतीजे में जो ज़राई पैदावार है, वो कम नहीं, ख़त्म होने को चली जाएगी। यू वी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। खुराक में कमी पड़ेगी। लोग भूखे मरेंगे, फ्लड्स और बारिशों का शिकार बनेंगे। ये तबाही, हाँ, लोगों को एहसास नहीं है कितनी तबाही है। इस नहीं, अगर आपको एहसास होता ना, दरख्त लगा आपको खुद ही समझ आ जाती है कि दरख्त लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। ये तो जंगी हालात है तकरीबन। एनवायरनमेंट के लिहाज से मतलब जंग शुरू हो चुकी है, लड़ ही रहे हैं मतलब। सर अगर चलें आपका ख्वाब पूरा होता है इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में और ग्रीन लाहौर जो है या ग्रीन पाकिस्तान जो है वो एग्ज़िस्ट कर रहा है और आप अपनी आँखों से उसको देख रहे हैं, तो वो कैसा है ग्रीन पाकिस्तान? एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ सनअतकारी निज़ाम ना हो। जहाँ देखिए, यहाँ इस वक़्त कैपिटलिज़्म कुछ ऐसी है या इकोनॉमी कुछ ऐसी है कि अगर आप मुनाफ़ा अपने शेयर होल्डर्स के लिए बना लें, तो जो मर्ज़ी आप कुदरती साँसों के साथ करें या इंसानी जानों के साथ करें, अगर आप शेयर होल्डर्स को अमीर कर रहे हैं, यू आर डूइंग फाइन। मैं एक सिस्टम ऐसा या देखना चाहूँगा जहाँ लोग ना सिर्फ़ माहौल मगर एक-दूसरों की इज़्ज़त करें। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। और दूसरा, ग्रीन लाहौर, ग्रीन लाहौर, जो थोड़ी बहुत ग्रीनरी है लाहौर के अंदर, वो अंग्रेज़ों के ज़माने की है। अगर आप देखें जहाँ दरख्त लगे हुए हैं, सैटेलाइट इमेज में देखें ना, जहाँ आप रहते भी हैं। जहाँ मैं बहुत लकी हूँ कि वहाँ रहता हूँ। और मैं ये भी लोगों से कहता हूँ कि जी, कुदरती तौर पे दरख्त सीधी लाइन में नहीं लगते हैं। जो भी आप दरख्त एक शहर के अंदर देखेंगे, वो किसी शख्स ने जाके अपने हाथ से लगाया होगा, ठीक है? हुँ। और इसमें पुराने बनियन के भी दरख्त शामिल हैं, वो भी 300-400 साल पहले किसी ने किसी मकसद के लिए लगाए थे। ट्रीज़ हैव टू बी प्लांटेड इन अर्बन एरियाज़। तो दरख्त बेशक लगाएँ, अपने शहर को खूबसूरत करें, लेकिन अगर आप समझते हैं उससे हवा साफ़ होगी, यू आर रॉन्ग। और क्लाइमेट चेंज का नतीजा नहीं, बट खूबसूरत तो ज़रूर लगेगा। आई वुड लाइक टू सी मोर ट्रीज़ इन लाहौर एज़ वेल। अच्छा, अमेज़िंग, अमेज़िंग। सर थोड़ा-सा आउट ऑफ एनवायरनमेंट अगर आपसे एक सवाल पूछूँ मैं, आपने ये जो ख़्याल आपको आया लाहौर बिनाले का, हुँ। ये कैसे आया? कब आया? ये चंद दोस्त थे 10-15 साल पहले, जब वो वॉर ऑन टेरर लाहौर से घूम के गुज़री थी। को याद होगा, बम ब्लास्ट, ये एफआईआई का दफ़्तर था माल रोड पे। मॉडल टाउन में भी एक बम ब्लास्ट हुआ था। मेरे घर के करीब नेवल इंस्टीट्यूट पे भी हुआ था, लेकिन पेशावर में हम सुनते थे तकरीबन हर दिन।
एंड एज़ पाकिस्तानीज़ हम फ़िक्रमंद थे अपने मुस्तकबिल का। बाहर जाना जो था, सड़क पे भी बाहर जाना लोग डरते थे। मगर उसी वक़्त हमें फ़ख्र था हम दोस्तों को कि पाकिस्तान में जो आर्ट बनाई जा रही थी, इट वाज़ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। और दूसरा, इस आर्ट को पब्लिक तक किसी न किसी तरह लाकर हम देंगे, और वही पब्लिक स्पेसेस को दोबारा आबाद करने के लिए एक बिएनाली की ज़रूरत थी। तो मुख्तलिफ़ और आर्टिस्ट थे, आर्किटेक्ट्स थे, मैं एक वकील था, हम सब शामिल हुए, हमने बिएनाली बनाया और वादा यही किया था कि हर 2 साल बाद हम ना सिर्फ़ लाहौर को मगर पूरी दुनिया को एक आर्ट शो दिखाएँगे जहाँ लोग पब्लिक स्पेसेस में आकर अपनी आर्ट देख सकें। एंड सो फार 3 बिएनाली शोज़ हो चुके हैं, पिछला अक्टूबर में था और वो भी मौसमी तब्दीली और माहौल के हवाले से था। दैट वाज़ इम्पोर्टेंट एज़ वेल बिकॉज़ हमारा हमारे जो, जैसे मैंने कहा, लोगों को एहसास नहीं है मौसमी तब्दीली का। अगर एक एक्चुअली मैं को आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अमिताव घोष एक राइटर हैं, बंगाली राइटर। उन्होंने एक किताब लिखी है द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जहाँ वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें 200 साल में, अभी 200 साल में जब इंसानियत मौसमी तब्दीली के नतीजे में ख़त्म हो गई होगी, तो कोई यूएफओ वाले एलियन जो है ना, हुँ, दुनिया अर्थ आते हैं टूरिज़्म करने के लिए। जैसे अच्छा, हम कभी ये बादशाही मस्जिद जाते हैं, या हम पुराने जो ये कौन-सा है, मोहनजोदारो जाकर देखते हैं ना, तो वहाँ जाके उनके टेम्पल्स देखते हैं, उनके घर देखते हैं, तो लोग किस तरह रहते हैं। तो इसी तरह एलियंस आएँगे देखने के लिए कि हम यहाँ रहते किस तरह थे। और सही बात है, आज का टीवी आप देखें, फ़िल्में देखें, कहानियाँ पढ़ें, ऐसा लगता है कि किसी को मौसमी तब्दीली की कोई फ़िक्र नहीं। कोई फ़िक्र नहीं। तो ये एलियंस जो हैं, इनको शायद ये ख़्याल हो कि यार इन लोगों को तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, बिकॉज़ हम अब मगर हम अपने माहौल से इतना चेंज हो गए हैं। जैसे मैं बता रहा था ना कि शहर में रहने का एक ही नुकसान है कि आप कुदरत से और दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, बच्चों से पूछे दूध कहाँ से आता है? वो कहते हैं फ्रिज से आता है। फ्रिज से आता है यू नो दे डोंट अंडरस्टैंड द या नेस्ले कनेक्शन, लेके जाता है। या नेस्ले से आता है। तो वो कनेक्शन हमारा माहौल के साथ टूट चुका है आजकल की दुनिया में। और अगर आप सिर्फ़ 2, 3, 400 साल पीछे जाएँ, दुनिया में हर जगह, इधर पंजाब में जो पोएट्री होती थी वो दरिया के किनारे। यूरोप में जो स्टोरीज़ होती थी वो जंगल के अंदर। इंसान अपनी कहानियाँ ये माहौल और कुदरत के साथ बताता था। अब जो कहानियाँ हम बताते हैं और बनाते हैं, वो सिर्फ़ इंसान, अशरफुल मखलूक़ात और माहौल को हम पीछे रख रहे हैं। तो बिएनाली, पिछले साल का बिएनाली यही था कि हम ये एनवायरनमेंट को और क्लाइमेट चेंज को दोबारा स्टोरी में लेकर आएँ, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट। बिल्कुल, बल्कि जो आपका आखिरी बिनाले था, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपने वो ऑरेंज लाइन के स्टेशंस हाँ, वगैरह भी लिए बिल्कुल। और वो अनारकली वाले स्टेशन पे भी कुछ गालिबन किया था। हाँ, दैट वाज़ सो, मतलब वो बिल्कुल एक नई चीज़ थी। मैं इमरान तो हैरान था कि गवर्नमेंट ने आपको, बड़ी नहीं, बात है कि सपोर्ट बहुत किया। सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तीनों दफ़ा सपोर्ट किया है। इमरान कुरैशी एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट, बैनुल-अक़वामी आर्टिस्ट है, बिल्कुल। पाकिस्तानी, एंड इट्स अ परमानेंट इंस्टॉलेशन। तो जीपीओ चौक से अगर आप शालीमार की तरफ जा रहे हो, हाँ जी, बिल्कुल। और वो मास्टर टाइल्स वाला ने टाइल्स भी लगाया था, और पूरा डिज़ाइन जो इमरान कुरैशी ने पूरे उनका किया था, एंड इट हैज़ टू डू विथ वाटर। वो ब्लू जो है, अगर आप ऑरेंज लाइन पे जाएँ, तो जिन घरों के ऊपर से आप गुज़रते हैं, हर घर में इन्होंने वो एक ब्लू वाटर टैंक लगाया होता है। तो उसी कलर का फिर वो आर्ट वर्क इमरान कुरैशी ने लगाया था। इट्स फैंटास्टिक। बिकॉज़ शालीमार गार्डन भी अपने ज़माने का वाटर टैंक होता था। शाह नहर जो है 1600 तकरीबन अब 80 में, नहीं, इट कुडन्ट बीन दैट लेट, थोड़ा-सा जल्दी 1620 में शाह नहर मधुपुर से लाहौर तक खींची गई थी ताकि शालीमार बाग तक पानी लेकर आया जाए। तो उस ज़माने का पानी और ऑरेंज लाइन का पानी और इमरान कुरैशी का काम, इट्स अ फैंटास्टिक पीस ऑफ वर्क। लेकिन आप ये देखिए कि गवर्नमेंट और लोगों की सपोर्ट और आर्ट कुछ हो तो कितनी शानदार चीज़ जो है वो बिल्कुल, पब्लिक के लिए क्रिएट हो बिल सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि 15 साल हो गए हैं आपको इस जद्दोजहद में। तो अब पता नहीं अगले कितने साल और है, लेकिन क्या चीज़ जो है वो आपको फिर एनकरेज करती है कि आप रोज़ सुबह उठें और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट करें? जब माहौलियाती कानून का मुझे पता चला कि एक चीज़ भी थी, और इस तरफ मैं आया, तो हमारे उस वक़्त माहौलियाती कानून को 10 साल नहीं हुए थे। 1997 का कानून था, अभी भी है। अम, वकील तो कम ही थे, 1-2 लोग थे जो उनको माहौल से चूँकि उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने थोड़ा-सा कानून पढ़ा हुआ था। मगर पाकिस्तान के अंदर एक्सपर्ट्स कोई नहीं थे। एचईसी में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोर्सेज़ नहीं थे एनवायरनमेंट के। अब 15-20 साल बाद मैं मुड़ के देखता हूँ,
मास्टर्स, एमएससी, पीएचडीज, बैचलर्स, एनवायरनमेंट साइंसेस, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। हमने एक पूरी नस्ल, एक होल जनरेशन वी क्रिएटेड ऑफ एनवायरनमेंट इन हाउस एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स। और ये देख के मैं बहुत खुश होता हूँ कि एक इतनी कैपेसिटी अब हो चुकी है पाकिस्तान में। लुक बैक के इतने नौजवान लोग इस सब्जेक्ट में आ गए, रियली पैशनेट अबाउट इट। और ये लोग प्राइवेट सेक्टर में जाकर काम करेंगे, वहाँ जो फैक्ट्रीज़ की आलूदगी है उसको काबू करने की कोशिश करेंगे। पब्लिक सेक्टर में आएंगे, हुकूमत के साथ काम करेंगे, अपनी सोच जो है बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स के सामने रखेंगे, एंड विल मेक पीपल थिंक। इसी से चेंज आती है, इसी से बेहतरी आती है। चले होप फॉर द चेंज। सर आखिर में एक छोटा-सा रैपिड फायर है एंड देन लेट्स रैप अप। मॉर्निंग हाइक्स और लेट नाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस? मॉर्निंग हाइक्स। द मोस्ट अंडररेटेड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट? द नॉन सेफ्टी शेविंग ब्लेड। अमेजिंग, अमेजिंग। फेवरेट आउटडोर एक्टिविटी? सर्टन साइकिलिंग। अच्छा, साइक्लिंग, अमेजिंग। वन एनवायरमेंटल मिथ यू वुड लाइक टू बस्ट राइट नाउ? प्लांटिंग ट्रीज क्लीन्स द एयर। अमेजिंग। अगर आप एनवायरमेंटल लॉयर ना होते तो क्या होते? प्रॉबली बेकर। बेकर? क्या अच्छा बना लेते हैं आप? डबल रोटी, केक शेक, उस तरह की चीज़ें मैं बनाता हूँ। अमेजिंग। यार देखो, यहाँ आप जाकर कैफ़े के अंदर ₹900 का गर्म पानी ले सकते हैं। ₹600 का केक। यार उस केक को बनाने में ₹300 लगते हैं, एक स्लाइस ₹600 का मिलता है। मैं पैसे कमा रहा होता, गॉड्स। सर वो ज़रा थोड़ा कैपिटलिज्म प्रमोट करने का मौका मिलता ना ट्रू, दोस्तों के सामने। ट्रू, अनफॉर्चुनेटली। लास्ट क्वेश्चन, मॉडल टाउन और बैरिया टाउन? ओह! मॉडल टाउन। एक्चुअली नो, नाइदर। बिकॉज़ अच्छा। मॉडल टाउन से तो मसला शुरू हुआ है। देखें, मॉडल टाउन से पहले जो घर थे, जो अर्बन डेवलपमेंट लाहौर में थी, वो थी ग्वाल मंडी और कृष्ण नगर। ठीक। ठीक है, वो टॉकिंग मिड डेंसिटी 2-3 फ्लोर बंगलोज़। मॉडल टाउन जो बना था वो एक हिंदू वकील था खेमचंद, उसको वही आई। किताबें पढ़ रहा था, एबनीज़र हावर्ड की उसने किताब पढ़ी, टाउन एंड सिटी प्लानिंग की, और उसको ख्वाब आया कि लाहौर चूँकि अंदरून गंदा हो चुका है, एक नया मॉडल टाउन हम फ़िरोज़पुर रोड के एक्सेस पे बनाएँ। और उसने मशवरा लिया, सर गंगाराम इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि वहाँ इलाका फ्लडिंग में आता है, आप इस तरफ आएँ। और इस तरफ कोट लखपत रिज़र्व्ड फ़ॉरेस्ट होता था, हुँ। जंगल था। अच्छा, हाँ, जंगल था ये कुछ लोग कहते हैं ये बंजर ज़मीन थी। जंगल था, मेरे पास जंगल था? पुराने नक्शे भी हैं, उसमें जंगल है। अच्छा। तो हाँ जी। तो गंगाराम ने कहा इधर मैं आपको ये जंगल की ज़मीन देता हूँ। तो आज जो बैरिया टाउन कर रहा है, वो 100 साल पहले खमचंद और मॉडल टाउन में शुरू हुआ था। और मॉडल टाउन जो बना भी था, वो एक वेस्टर्न हाउस, यानी कि बड़ा-सा घर, बड़ा-सा बंगलो। और पहले वेस्टर्न घर थे, पहले फ्लश टॉयलेट थे लाहौर के अंदर, और यही फिर मॉडल बाद में चला है। अंदरून का मॉडल और ग्वाल-मंडी का मॉडल आप अगर देखें, वो आपको फ़ेज़ 5 में नज़र नहीं आता। फ़ेज़ 5 और 6 का टेम्पलेट जो है मॉडल टाउन में शुरू हुआ था। ये जो लो डेंसिटी अर्बन स्प्रॉल है, अंग्रेज़ों के गार्डन्स, अंग्रेज़ों के स्टाइल के ऊपर, दिस वाज़ अ मॉडल टाउन प्रॉब्लम। सो बोथ आर जस्ट एज़ गिल्टी। हमारा ड्रीम था मॉडल टाउन, आपने बिल्कुल एक लम्हे में चकनाचूर कर दी। जो खेमचंद ने 100 साल पहले किया। ओए होए! सर बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। थैंक यू वेरी मच। हमने राफ़ी आलम साहब से गुफ्तगू की एनवायरनमेंट के बारे में, दरियाओं के बारे में, और राफ़ी आलम ने हमें बताया कि दरियाओं के किनारे शायरी हुआ करती थी। दरियाओं की मोहब्बत में उससे लोग रिलेट करते थे अपने शहरों को। मगर आज के दौर में दरियाओं की शायरी जो है वो कुछ इस तरह है कि सुक्का रावी नोहे लिखदा, मातम करे चनाब।